एक सत्यम नाम का गुरुकुल था, जहां कई राज्यों से राजकुमार शिक्षा लेने के लिए आया करते। गुरु दक्ष कई सालों से गुरुकुल में शिक्षा देने का काम किया करते। वे सभी राजकुमारों के साथ बिना कोई भेदभाव किए उन्हें शिक्षा देते। गुरुकुल के सभी छात्रों में कुछ न कुछ विशेषताएं थीं। उनमें से कुछ गरीब विद्यार्थी थे तो कई राजपुत्र थे, और इसी में दो छात्र राजपुत्र थे, राजकुमार वेदांत और दूसरा राजकुमार समीर। अरे अरे अरे, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हो कि यह सब करने? क्यों कर रहे हो यह सब? अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? देखो, शायद तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं होगा कि यहाँ के नियम क्या हैं। देखो, इस गुरुकुल में सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। साफ सफाई, कपड़े धोना, यह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और खुद का काम खुद करने पर ही हमें खाना मिलता है। वाह वाह वाह, तुम ही करो यह सब नाटक, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सोच लो, जो छात्र यहाँ काम नहीं करता उसे खाना नहीं मिलता, और उसके साथ साथ सजा भी मिलती है। यही इस गुरुकुल का नियम है, समझे? चलो, मैं तो चला अपने काम करने। राजकुमार वेदांत बहुत आलसी और गुस्सैल थे, और उन्हें राजकुमार होने पर घमंड था। एक दिन वह एक गरीब लड़के को लालच देते हुए कहते हैं, सुनो ओ लड़के, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बोलो। ठीक है, चलो ठीक है। वैसे तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, जब गुरु सामने हो तो थोड़ा सा तो काम करने का नाटक कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, अब यह भी करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे। तब से राजकुमार कुछ काम नहीं करते थे। वह सिर्फ आराम किया करते थे, और उसकी जगह वह लड़का राजकुमार का सारा काम किया करता। देखो, अगर गुरु दक्ष को यह पता चला कि तुम सारा काम मुझसे करवाते हो तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, गुरुकुल से निकाल देंगे। अच्छा, और उन्हें कौन बताएगा कि तुम मेरा काम करते हो? तुम्हारे सिवाय यह बात भला किसको पता है? बताओ। यह बात तो आपकी सही है कि कोई नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक डर तो लगता ही है। अगर किसी दिन पकड़े गए तो आपके साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे गुरुकुल से। फिर मेरा क्या होगा? फिर क्या होगा तेरा? वह सिर्फ मैं ही बताऊंगा। और खबरदार, अगर तूने अपना मुंह खोला तो, वरना जितने सोने की मोहरें तुझे अभी तक दी हैं उससे भी ज्यादा तुझसे वापस ले लूंगा। समझ गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं बहुत गरीब हूं, मैं कहां से लौटा पाऊंगा इतने सोने के सिक्के? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। वहीं दूसरी ओर राजकुमार समीर, गुरु दक्ष जो भी उन्हें काम देते थे वह उसे समय से पहले ही पूरा किया करते। मेरे प्रिय मित्रों, आज की कक्षा में हम तलवारबाजी सीखेंगे। भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार वेदांत और राजकुमार समीर, आप दोनों तो कुछ सालों बाद अपने अपने राज्य के राजा बनने वाले हो। आपको तो तलवारबाजी सीखनी ही होगी। चलिए। राजकुमार समीर और राजकुमार वेदांत को तलवार दी जाती है। हाँ, यह गुरुदेव का प्रिय शिष्य बनकर फिरता है ना? आज तो मैं इसे मजा चखा के रहूंगा। मैं बता देता हूं, तुम आज हारने वाले हो। समीर,
पहले जीत के तो दिखाओ, फिर मानूंगा। दोनों अपनी अपनी तलवार के साथ अभ्यास शुरू करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से कम नहीं होता। अभ्यास के दौरान राजकुमार समीर के वार से वेदांत बाल बाल गिरने से बचते हैं, लेकिन अंत में वेदांत गिर जाते हैं। वाह वाह वाह! राजकुमार समीर, तुम तो आज फिर से जीत गए। ऐसे ही तुम्हें अपना प्रिय शिष्य नहीं कहता मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। बस बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और आज तो तुम बच गए समीर, पर याद रखना, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। अरे 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 मित्र, यह तो सिर्फ एक खेल है। इसमें हार जीत तो होती रहती है। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? शांत हो जाओ मित्र। गुरु दक्ष यह सब देख रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। वह सोचते हैं कि सही समय आने पर वेदांत अपने आप समझ जाएगा। वेदांत और समीर को बुलाकर लाओ, हमें कुछ बात करनी है। जाओ। जी गुरुजी, मैं बुलाकर लाता हूं। गरीब छात्र वेदांत और समीर के पास जाता है। आप दोनों को गुरुजी ने बुलाया है। क्या? लेकिन किस लिए? मुझे पता नहीं। दोनों गुरुजी के पास पहुंचते हैं। प्रणाम गुरुजी, आपने हमें क्यों बुलाया? तो बात यह है कि कुछ महीनों के बाद तुम दोनों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और तुम दोनों अपने अपने राज्य लौट जाओगे। तुम दोनों के जाने के बाद गुरुकुल सूना हो जाएगा। लेकिन हां, मैं खुश हूं क्योंकि तुम दोनों कुछ दिनों के बाद अपने राज्य के राजा बनने वाले हो। मैंने तुम्हें यहां एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उसे हमेशा ध्यान में रखो। देखो, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हमेशा अहिंसा का मार्ग ही चुनना। प्रकृति और किसी भी जीव को कभी भी तुम्हारी वजह से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? अगर तुम मेरे बताए गए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सफलता हमेशा मिलेगी और तुम अपने राज्य को खुशहाली से चला पाओगे। हाँ हाँ गुरुदेव, हम हमेशा यही आपकी दी हुई शिक्षा का पालन करेंगे, चाहे कैसी भी मुश्किल आए। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुजी बिना मतलब राजा बनने के बाद अहिंसा से भला कोई कैसे राज कर सकता है? यह तो वही बात हुई कि कोई भी आएगा, राजा को गाली देगा, उसे मारेगा और राजा बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, बताइए। अरे अरे अरे, अहिंसा से कोई राज क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है मित्र। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें करना है तो करो। मुझसे तो नहीं हो पाएगा यह अहिंसा विहिंसा। दोनों राजकुमार अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनका राज्याभिषेक किया जाता है। राजा बनने के बाद राजा समीर अपनी प्रजा और पर्यावरण का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। उनके राजमहल के आंगन और राज्य के हर हिस्से में फूले पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने अपने राज्य के जंगलों में पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जंगलों का नाश न हो। साथ ही शिकार करने पर भी रोक लगा दी। राजा समीर की प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल बनता गया। वहीं दूसरी ओर राजा वेदांत राजा बनने के बाद गुरु दक्ष की बात भूल जाते हैं। वह सब कुछ अय्याशी में उड़ा देते हैं और अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते। उनके दरबार में अगर कोई न्याय मांगने आता है तो उसे भगा दिया जाता। अगर किसी ने कानून नहीं माना तो उसे मारने का आदेश दे दिया जाता।
उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में आसपास के जंगलों को नष्ट कर दिया, जिससे उनके राज्य में वर्षा भी ना के बराबर होती थी। अरे भैया, जब से राजा वेदांत राजा बने हैं, उन्होंने तो हमारे राज्य के आसपास के सारे जंगल ही नष्ट कर दिए हैं। उसकी वजह से ही तो अकाल पड़ा है। अरे भाई, बारिश कम होने से अब हम खेती नहीं कर सकते। हाँ काका, अब तो भगवान ही बचाए इस राजा से। बड़ा नासपीटा राजा है ये। अरे, मैं तो कहता हूं कि हमें मंत्री जी के पास जाना चाहिए। वही अब हमें इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो काका। चलो मंत्री जी के पास चलते हैं। गांव वाले मंत्री जी के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्या बात है? मंत्री जी, आप तो सब जानते हैं, इस अकाल से हम तंग आ चुके हैं। अब ना तो हम खेती कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई रोजगार बचा है। गांव के युवा परेशान हैं। आप राजा वेदांत से कहकर कुछ उपाय करवाइए। सब लोग बहुत दुखी हैं। राजा वेदांत मेरी कुछ नहीं सुनेंगे, उल्टा मुझे ही डांट देंगे। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करके देखता हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो मंत्री, क्या बात है? महाराज, हमारे राज्य में हरियाली नहीं बची और इसके कारण हमारी प्रजा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस परिस्थिति का कोई उपाय करना होगा महाराज। तो मंत्री, मुझे यह बताओ, क्या हमारे आसपास ऐसा कोई राज्य है जहां हरियाली ही हरियाली हो? हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल। आपके गुरुकुल मित्र राजा समीर का राज्य। मैंने सुना है महाराज कि उनका राज्य बेहद खूबसूरत है और वह पर्यावरण का बहुत ख्याल रखते हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? कि हम अच्छे राजा नहीं हैं, कि हम तो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते? नहीं नहीं महाराज, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस हमारे राज्य की समस्या बता रहा था। यही एक अच्छा मौका है। वैसे भी उस राजा समीरा से मेरी पुरानी दुश्मनी है। एक बार गुरुकुल में उसने मुझे हराकर सबके सामने लज्जित किया था। अब मैं उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। मंत्री जी, जल्दी से सेना को तैयार करो। हम शीघ्र ही राजा समीर के राज्य पर आक्रमण करेंगे, समझे? लेकिन महाराज, उनके राज्य पर आक्रमण करने की क्या जरूरत है? हम उन्हें शांति से मदद के लिए भी तो पूछ सकते हैं। मंत्री जी, अब तुम हमें सिखाओगे कि एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राजा का आदेश ही तुम्हारे लिए वचन होना चाहिए। अब जाओ और सेना तैयार करो। अब जाओ और सेना तैयार करो। महाराज, महाराज, महाराज। अरे अरे, क्या हो गया, क्या हुआ? सांस लो, पहले शांत हो जाओ। हाँ, अब बताओ। शांत होने का समय नहीं है महाराज। हमारे सूत्रों से पता चला है कि राजा वेदांत जल्द ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। सभा में बैठे सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी को पता था कि राजा समीर और राजा वेदांत गुरुकुल मित्र थे और इस तरह हमला करना उचित नहीं था। लेकिन राजा वेदांत ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो कभी उनके राज्य पर आक्रमण नहीं किया, तो वह ऐसा कर क्यों रहे हैं? राजन, जितना हमने सुना है, उनके राज्य में वर्षा न के बराबर हुई है और अकाल पड़ा है। शायद उन्हें हमारे राज्य की समृद्धि का पता चल गया होगा, क्योंकि हमारा राज्य सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। यह बात तुमने ठीक कही मंत्री जी, मुझे भी यही लगता है। लेकिन महाराज, अगर हम युद्ध करते हैं तो प्रजा का नुकसान होगा, यही ना?
हाँ महाराज। राजा समीर की सभा में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सभी मंत्री सोच में डूब जाते हैं और वह दिन इसी चिंता में बीत जाता है। अगले दिन राजा समीर अपने कक्ष से उठकर बगीचे में टहलते हैं और इस संकट का हल निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। मंत्री मंत्री, जी महाराज, जी महाराज, कहिए। जल्दी से दरबार में सभी को बुलाओ अभी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ ही देर में पूरा दरबार भर जाता है और राजा समीर सभी को एक विशेष योजना बताते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद कोई समाधान मिल गया था। दूसरी ओर राजा वेदांत की सेना समीर के राज्य की सीमा पर पहुंच चुकी थी। राजा वेदांत अपने घोड़े पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ समीर के राज्य की सुंदरता और हरियाली को देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह वाह वाह, राज्य कितना सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, क्या आबोहवा है। किसी भी कीमत पर मुझे इसे हासिल करना ही होगा। हाँ, और इसे हासिल करने के बाद क्या करेंगे? इसे भी अपने राज्य की तरह बर्बाद कर देंगे, और क्या। वेदांत गुस्से से पीछे मुड़ते हैं। ओ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं महाराज, मेरा मतलब था कि आपकी विजय तो तय है। आपके रहते हुए हम भला कैसे हार सकते हैं? सैनिकों, आक्रमण करो। मंत्री युद्ध की घोषणा कर देते हैं और उनकी सेना जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जंगल के घनेपन और वहां रहने वाले जंगली जानवरों के कारण उन्हें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाथी और घोड़े आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे सैनिकों को पैदल ही रास्ता पार करना पड़ता है। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वे राजमहल के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तभी पेड़ों पर छिपे सैनिक पेड़ों को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। अरे महाराज, अब ये कौन सी नई चुनौती है? अरे मुझे भी नहीं पता कि पेड़ क्यों हिलने लगे। जैसे ही पेड़ हिलने लगते हैं, हजारों की तादाद में मधुमक्खियां उन पर हमला कर देती हैं। मधुमक्खियां सैनिकों को काटने लगती हैं, जिससे वे तड़पने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी सेना बिखर जाती है और स्वयं राजा वेदांत भी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब राजा वेदांत की आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को राजमहल के अंदर पाते हैं। उनके ठीक सामने राजा समीर खड़े होते हैं। मैं यहाँ कैसे आ गया? चिंता मत करो मित्र, तुम मेरे कक्ष में हो, निश्चिंत रहो। मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। आखिर क्यों? मैंने हमेशा गुरुजी की शिक्षा का पालन किया है मित्र। अहिंसा मेरा धर्म है और मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। ना अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं आक्रमण करने वाला हूं, तो तुमने अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध क्यों नहीं किया? सेना भेजी थी जानवरों की। हाँ, अब मुझे माफ कर दो मित्र, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मित्र, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? मुझे पता है कि तुम्हारा राज्य कठिनाइयों से गुजर रहा है। हाँ मित्र, यही तो समस्या है। मैंने हमारे राज्य के सारे जंगल नष्ट कर दिए और उसी कारण हमारे राज्य में सूखा पड़ गया। तुम ये धन और कुछ बीज ले जाओ। जब अगली बार तुम्हारे राज्य आऊं, तो मुझे वहां हरियाली ही हरियाली दिखनी चाहिए, और अगर नहीं दिखी तो याद रखना, मैं वाकई में आक्रमण कर दूंगा। राजा वेदांत अपने राज्य लौटते ही सभी बीज बोने का आदेश दे देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके राज्य में हरियाली फैल जाती है। महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव में फिर से बारिश हो रही है। लोग खेती करने लगे हैं,
लेकिन हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है और न ही कोई काम जिससे हम अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, हम इस समस्या का जल्द ही हल निकालेंगे। मंत्री जी, राजा समीर को हमारे राज्य में आमंत्रित करो। लेकिन महाराज इतनी जल्दी? अरे तुम भेज तो दो। मेरा आदेश तुम्हारे लिए वचन होना चाहिए, समझे? चलो बुलाओ मेरे मित्र को। जैसी आज्ञा महाराज। राजा समीर को निमंत्रण भेजा जाता है। जैसे ही राजा समीर को यह समाचार मिलता है, वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर उनके मित्र ने उन्हें बुलाया था। राजा वेदांत अपने मित्र समीर का भव्य स्वागत करते हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल होता है। वाह मित्र, तुम्हारे राज्य को देखकर बड़ा आनंद और सुकून मिल रहा। धन्यवाद मित्र। जब से मैं तुम्हारे राज्य से लौटा हूं, मैंने गुरुजी की शिक्षा के अनुसार ही राज्य में नए नियम लागू किए हैं और देखो, उसका परिणाम भी दिख रहा है। बहुत अच्छा किया, लेकिन सच बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तो बस तुम्हें अपना राज्य दिखाने के लिए बुलाया। अच्छा, ऐसी बात है? मित्र, मैं तुम्हें कई वर्षों से जानता हूँ। बताओ, क्या समस्या है? हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मेरे राज्य में कुछ लोगों को काम की कमी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकाला जाए। यह तो बहुत सरल है। देखो, हमारे दोनों राज्यों में सुंदर बाग बगीचे और जंगल हैं। अगर हम इन्हें और विकसित करें और पर्यटन के लिए खोल दें, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। इससे तुम्हारे लोगों को काम मिलेगा। क्यों? सही कहा ना? अरे वाह मित्र, तुमने मेरी मुश्किल का हल इतनी आसानी से बता दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे मित्र, शुक्रिया अदा करना है तो एक काम करो। वो क्या? अगर हम अपने दोनों राज्यों को मिलाकर एक बड़ा पर्यटन स्थल बना दें, तो लोग यहाँ कई दिनों तक रुकेंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और हमारे राज्य और समृद्ध होंगे। वाह मित्र, यह तो अद्भुत विचार है। सच में तुम महान हो। तो फिर सिर्फ बातें करोगे या पहले पेट पूजा भी कराओगे? अरे हाँ, चलो पहले भोजन करते हैं।